Assalamualaikum Smart Star Readers, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and fine. So I'm Manahil Burka from Pakistan and I'm MD-GATE aspirant. So Smart Star Readers, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे अगर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन 60% की हुई है तो आप उसको बूस्ट अप करके 75 to 70% तक कैसे लेके जा सकते हैं। अगर आपने 70% प्रिपरेशन की हुई है आप उसको 75 to 80% तक कैसे लेके जा सकते हैं। एंड इसके अलावा लास्ट में आपके साथ चीटिंग हैक भी शेयर करूंगी। सो मेक श्योर टू वॉच द एंटायर वीडियो। और इसके अलावा रिसेंट वीडियो पे मेरे कमेंट आए हुए थे कि 3 बुक्स MD-GATE की 3 बुक्स के नेम बताए हुए थे कि इन बुक्स का आप रिव्यू करके बताएं। फिलहाल तो मैंने MD-GATE के लिए कोई भी बुक बाय नहीं की है, मैं अपनी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे इन तीनों जो बुक्स के नेम थे उनमें से कोई एक बुक खरीदूंगी और मैं उसका रिव्यू करूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो का सही मानों में आगाज़ करते हैं। टिप नंबर 1, हैंड राइटिंग। Tip number 2, proper way of writing a question. Tip number 3, time management skill. Tip number 4, answer making skill. टिप नंबर 5, क्रिएटिव राइटिंग। टिप नंबर 1 की बात करें, हैंड राइटिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत से बच्चे ये सोच समझ रहे होते हैं कि जिनकी राइटिंग नीट होती है सिर्फ वो ही अच्छे मार्क्स की ओर कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। नीट हो या बुरी हो ये मैटर नहीं करती, सिर्फ हैंड राइटिंग मैटर करती है। अब नीट हैंड राइटिंग वाला बच्चा क्या करता है, वो पेपर के स्टार्ट में तो हार और मोती पर होता है, लेकिन लास्ट में जो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होते हैं, लाइक शुरू में जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं, लेकिन लास्ट में 10 मार्क्स के क्वेश्चन में उसने गंद मचाया होता है बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, और टाइम उसके पास मैनेज नहीं हो पाता, उसकी स्पीड कम होती है। शुरू में तो वो आराम से हार और मोती पर हो रहा होता है, लेकिन लास्ट में क्या करता है कि वो गंद मचा देता है, स्पीड अपनी तेज़ कर लेता है। लेकिन जो चेकर का इंप्रेशन पड़ता है स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम तो वो बहुत अच्छा पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ जो पेपर होता है वो बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है, और जो चेकर होता है उस जो मार्क्स के क्वेश्चन में मार्क्स देता है स्टूडेंट को वो बहुत कम देता है। तो यहाँ पे जो नीट हैंड राइटिंग वाला बच्चा होता है वो भी सही मानों में मार्क्स क्यों नहीं कर पाता। तो आपने क्या करना है, आपने एक फ्लो मेंटेन करके रखना है। अगर आपकी राइटिंग मॉडरेट है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, तो आपने क्या करना है, स्टार्ट में भी वैसी ही राइटिंग रखनी है और एट द एंड ऑफ पेपर भी वही राइटिंग रखनी है। अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, नीट है, तो आपने शुरू में भी नीट रखनी है, लास्ट में भी नीट रखनी है। अगर आपकी राइटिंग जो है गंदी है, लाइक बहुत ज़्यादा मैसी नहीं है, मतलब मॉडरेट से भी थोड़ी सी कम है, तो आपने स्टार्ट में भी वही राइटिंग मेंटेन करनी है, लास्ट में भी वही मेंटेन करनी है। ये नहीं कि आपने क्या किया हुआ, आपकी राइटिंग पहले की बुरी है, आपने स्टार्ट में जो है वो मतलब बुरी लिखी हुई है, लेकिन लास्ट में इतना मैसी कर लिया कि पढ़ने वाले को दिल ही नहीं कर रहा चेकर का कि वो उसको चेक करे। तो आपने क्या करना है, मॉडरेट फ्लो मेंटेन रखने हैं, आपने स्टार्ट में भी वही रखनी है राइटिंग को, एट द एंड ऑफ पेपर भी वही राइटिंग रखनी है। टिप नंबर 2 में हमारे पास आता है प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग आंसर। मीन टू से कि अगर आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं, 4 के आपको बेस्ट आते हैं, 3 के आपको मॉडरेट आते हैं और लास्ट वाले 3 में जो हैं आप थोड़े डल हैं, मीन्स टू से कि अगर आपको 10 लाइन्स का आंसर लिखना है तो आपको 5 लाइन्स का आता है, तो आप क्या करेंगे, जो 4 वाले बेस्ट होंगे वो स्टार्ट में लिखेंगे, 3 वाले आप मिड में लिखेंगे और जो लास्ट 3 वाले डल हैं जिसमें आप एट द एंड लिखेंगे। जिससे चेकर का मूड होगा वो शुरू में एट द स्टार्ट ऑफ द पेपर जो वो अप होगा, लेकिन लास्ट में आके 10 क्वेश्चन पे आके चेकर के मूड का सत्यानाश हो जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने चेकर के मूड के साथ खेलना है, उसके चेकर के मूड को अप एंड डाउन करना है। अब वो कैसे, अब वो ऐसे कि आपने फर्स्ट नंबर पे बेस्ट आंसर लिखना है, मीन्स कि जिसका आंसर आपको बेस्ट आता है। सेकेंड नंबर पे आपने वो क्वेश्चन लिखना है जिसका आंसर आपको मॉडरेट आता है। तीसरे नंबर पे वही क्वेश्चन लिखना है जो आपको बेस्ट आता है, लेकिन 4 नंबर पे वो क्वेश्चन लिखना है जो आपको डल, जिसमें आप थोड़े डल हैं। मीन टू से कि आपने चेकर के मूड को अप एंड डाउन करना है और 10 नंबर पे जाके दोबारा से उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो कि आपको बेस्ट आता है। मीन शुरू में चेकर का इंप्रेशन अप एंड डाउन होता रहे और फिर लास्ट में जाके दोबारा से अप हो जाए, राइज हो जाए। तो ये टिप नंबर 2 थी। और इसके साथ साथ आंसर में प्रॉपर हेडिंग देते रहना है। ये नहीं कि आपके आंसर में सिर्फ हेडिंग्स ही नजर आए और जो मेन आंसर हो वो नजर ही ना आए। तो आपने ऐसे नहीं करना, बहुत ज़्यादा हेडिंग देनी है ना बहुत कम हेडिंग्स देनी है, मतलब मॉडरेट देनी है। टिप नंबर 3 की जानिब पढ़ते हैं, विच इज़ टाइम मैनेजमेंट स्किल। मैं समझती हूँ जिसमें टाइम मैनेजमेंट की स्किल होती है वो अपना पेपर बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करता है। अब इसकी एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है 5 मार्क्स का, तो आपने उसमें 10 to 12 लाइन्स तक लिखना है।
मगर आपको उसमें के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप उस 10 to 12 लाइन्स को 20 लाइन्स तक एक्सटेंड करके ले जाते हैं, जिससे जो है टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं लगता, वो आपको वो 10 मार्क्स का लगने लगता है। हालांकि चेकर तो आपको 5 मार्क्स ही देगा। तो आपने क्या करना है, आपको जितना कहा गया है उतना ही लिखें, इससे ज़्यादा ना लिखें और इधर उधर टांग झांग में वक्त रायगा ना करें। टिप नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं, विच इज़ आंसर मेकिंग स्किल। ये जो टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो ये अगर एग्जांपल क्वेश्चन आता है आपके पास कि साइन एंड सिम्टम लिखे, राइट डाउन द साइन एंड सिम्टम ऑफ कोरोना, तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, साइन एंड सिम्टम की हेडिंग देगा और नीचे कोरोना की साइन एंड सिम्टम मिक्सअप करके लिख लेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले साइन को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय साइन, फिर सिम्टम को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय सिम्टम, फिर जाके साइन ऑफ कोरोना लिखते हैं, फिर नीचे सिम्टम ऑफ हेडिंग की सिम्टम ऑफ कोरोना की हेडिंग देते हैं और फिर जाके सिम्टम ऑफ कोरोना लिखते हैं। मींस कि ये आंसर एक आंसर बनाने की स्किल है कि उसने एक आंसर को कितना मतलब वेल डिफाइंड किया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरे पास 12 के बोर्ड्स में आया था। कोरोना के साइन एंड सिम्टम्स डिफाइन नहीं करने थे, किसी और डिजीज़ के डिफाइन करने थे। तो वो टीचर जिनका जिक्र मैंने पिछली रिसेंट वीडियो में किया था, चीटिंग इन बोर्ड एग्जाम तो वाली में, तो वो वाली टीचर मेरे पास आई और मुझसे पूछती हैं कि आप किस तरह पूरा वो राउंड लेके आई, और जब मेरे पास आई तो वो मुझसे पूछती हैं आप किस तरह याद करती हैं। मैंने अब कहा कि मैं इनको क्या बताऊं कि मैं कैसे याद करती हूँ। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं डिफरेंट सोर्सेज से देखती रहती हूँ कि एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कि अगर एक नोट्स हैं उसमें कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है, दूसरा अगर सोर्स है, अगर मैं बुक को देखती हूँ, अगर गाइड को देखती हूँ तो उस सोर्स में कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है। तो ये होगी आंसर मेकिंग स्किल कि आप एक आंसर को किस हद तक वेल डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। टिप नंबर 5 की जानिब पढ़ते हैं, विच इज़ क्रिएटिव राइटिंग। ये जो टिप है, ये बेसिकली ये जो स्किल है, क्रिएटिव राइटिंग की स्किल है, ये 100 में से 40% बच्चों में पाई जाती है, बाकी जो 60% बच्चे हैं उनमें नहीं पाई जाती है। मेरे पास एक बच्ची ट्यूशन पढ़ती थी एंड शी वाज सो ब्लैंक अबाउट द क्रिएटिव राइटिंग, उसको क्रिएटिव राइटिंग नहीं आती थी। अब आप में से बहुत से रीडर्स भी ऐसे होंगे जिनको आती होगी क्रिएटिव राइटिंग और जिनको नहीं आती होगी। मीन्स टू से अगर इसकी एग्जाम्पल ली जाए कि अगर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, राइट डाउन द सेल थ्योरी, तो लेट्स सपोज आपको सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स नहीं आते हैं, बट आपको ये तो पता है कि सेल होता क्या है। तो आपने पहले सेल की हेडिंग देनी है, फिर डेफिनेशन की हेडिंग देनी है और सेल को डिफाइन करना है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर आपको ये भी पता है कि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, फिर डिस्कवरी की हेडिंग दे के सेल की डिस्कवरी को लिखना है। फिर आपने ये लिखना है कि सेल किस किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फिर सेल थ्योरी की हेडिंग दें और सेल थ्योरी में वही वाला मेन पॉइंट आप खुद से करके लिख सकते हैं। ये बहुत कम बच्चों में पाई जाती है। मीन्स अगर ऐसे आ जाता है कोरोना पे, ऐसे आ जाता है कि व्हाट इज़ कोरोना, नहीं सॉरी ऐसे लिखें, कोरोना के ऊपर मजमून लिखें कि कोरोना वायरस क्या है, तो आपको थोड़ी तो नो हाउ होगी ना, आप इतने एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर आपकी मेहनत की अजमत पे मजमून आ जाता है तो आपको तो पता है मेहनत क्या होती है, उसमें अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको क्या आउटपुट मिलता है, तो आप ये लिख सकते हैं, ईजीली लिख सकते हैं जिनको क्रिएटिव राइटिंग करना आती है। अब अगर आपके समर वेकेशन चल रहे होते हैं या विंटर वेकेशन चल रहे होते हैं तो इस टाइम को बिल्कुल आप जो है वो वेस्ट ना किया करें, ज़ाया ना किया करें, बल्कि आप कोई टॉपिक लेके खुद से उससे में कहानियाँ बनाकर लिखा करें। इससे आपकी जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। अब बात करते हैं चीटिंग हैक के बारे में, जिसका बेसब्री से आप सबको इंतज़ार होगा। सो चीटिंग हैक ये है कि आपने एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करनी। कैसा लगा मेरा मजाक? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, आपने एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करनी। अब वो क्यों नहीं करनी वो भी मैं बताती हूँ। वो इस वजह से कि आप ये समझ रहे होते हैं कि आप दूसरों को चीट कर रहे हैं और ख़ुद को जो है टीचर्स के मुकाबले, चेकर के मुकाबले, फैकल्टी के मुकाबले अपने आप को डबल होशियार समझ रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो चेकर होता है, जो पेपर बनाने वाला होता है, वो आपसे डबल होशियार होता है, डबल क्या ट्रिपल होशियार होता है। सो पेपर बनाने वाले ने टाइम को डिवाइड किया होता है क्वेश्चन पर। मीन टू से कि अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो चेकर ने उसके लिए 6 to 7 मिनट रखे होंगे कि अगर नॉर्मल से नॉर्मल क्या वीक से वीक बच्चा ये जो क्वेश्चन है वो 6 to 7, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो 7 to 8 मिनट में ये क्वेश्चन का आंसर लिख लेगा। लेकिन अगर आप दूसरे चक्रों में लगे रहे, चीटिंग के चक्कर में लगे रहे, तो आप इस 7 to 8 मिनट को कब 20 मिनट तक लेके चले जाएंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। सो खुद के साथ सिंसियर रहें, चीटिंग बिल्कुल ना करें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है चीटिंग करने की तब भी चीटिंग ना करें।
और इन टिप्स को फॉलो करें। अगर आपके माइंड में स्मार्ट स्टार रीडर कोई टिप है तो कमेंट में मस्ट नोट डाउन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बट तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।